एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की कंपनी के बाहर रोज एक लड़का उसकी लग्जरी गाड़ी को साफ किया करता था और बदले में वो आदमी उसे कुछ सिक्के थमा देता था। वह एक मामूली सा रोज का दृश्य था जिसे कोई नोटिस नहीं करता था, लेकिन उसी दृश्य में किस्मत अपनी सबसे बड़ी चाल चलने वाली थी। उस दिन वह बिजनेसमैन बेहद परेशान था क्योंकि उसका बिजनेस बुरी तरह से डूब गया था। उसका कारोबार, उसका पैसा, उसकी साख सब कुछ हाथ से फिसलता जा रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आने वाले बोर्ड मीटिंग में वो आखिर क्या प्रोजेक्ट देगा, किस मुंह से अपने डायरेक्टर के सामने खड़ा होगा। वह अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा फाइल के पन्ने पलट रहा था। तभी वही लड़का सामने आकर बोला, साहब फाइल के पेज नंबर 4 पर गलती है। बिजनेसमैन ने हैरानी और झुंझुलाहट से उसकी तरफ देखा और झटके हुए बोला, तुम क्या जानो इस सब के बारे में। लेकिन जब उसने अनमने मन से फाइल के पेज नंबर 4 पर नजर डाली तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां वाकई एक बड़ी गलती थी जिसे पकड़ पाना हर किसी के बस की बात नहीं थी, बल्कि सिर्फ किसी जीनियस की ही नजर वहां पर जा सकती थी। वह तुरंत गाड़ी के बाहर निकला ताकि उस लड़के को ठीक से देख सके। तभी कहानी का असली चेहरा उसके सामने आने वाला था। शहर की व्यस्त सड़कों और गाड़ियों का धुआं, हॉर्न की आवाज और ट्रैफिक के शोर ऐसा माहौल बना रहे थे जिससे सांस लेना तक मुश्किल हो रहा था। लेकिन राज मल्होत्रा अपनी काले रंग की चमचमाती लग्जरी कार में साउंड प्रूफ एसी और एयर कंडीशनर की ठंडक के बीच बैठे इस पूरी दुनिया को कटा हुआ था। वह शहर का जाना माना बिजनेस टाकून था, मल्होत्रा ग्रुप का मालिक, लेकिन उस वक्त उसकी कंपनी अपनी जिंदगी के सबसे काले दौर से गुजर रही थी। गाड़ी को मुलायम चमड़े की सीट पर बैठा होने के बावजूद उसे ऐसा लग रहा था मानो वह कांटों की सेज पर लेटा हो, क्योंकि उसका दिमाग कारोबार से जुड़ी उलझनों और लगातार गिरते ग्राफ की भूल भुलैया में पूरी तरह से फंसा हुआ था। उसकी नजरें अपनी गोद के रखी काली फाइल पर जमी थी जिसके हर पन्ने पर कंपनी की बर्बादी एक नई दास्तान लिखी हुई थी। अगले दिन सुबह होने वाली बोर्ड मीटिंग में उसकी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ बनने वाला था, जहां उसे उस कॉम्पिटिशन का भी सामना करना था जो गिद्धों की तरह उसके दिवालिया होने का इंतजार कर रहे थे, ताकि कौड़ियों के भाव अपने पिता की मेहनत से खड़े किए गए इस पारिवारिक कारोबार को खरीद सके। राज अच्छी तरह से जानता था कि अगर उसके उस मीटिंग में कोई अजूबा नहीं दिखाया तो उसके पिता की उम्र भर की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। वो फाइल के पन्ने पलट रहा था, लेकिन शब्द उसकी आंखों के सामने नाच रहे थे। उसका दिमाग किसी एक पर भी टिक नहीं पा रहा था। इस उद्रभड़न में गाड़ी एक सिग्नल पर रुकी और क्योंकि वो माना वह कांटों की सेज जैसे लेटा, क्योंकि उसका दिमाग कारोबार की जुड़ी उलझनों और लगातार गिरते ग्राफ की भूल भुलैया में पूरी तरह से फंसा हुआ था। उसकी नजर अपनी गोद पर रखी काली फाइल पर जमी जिसके हर पन्ने पर उसकी कंपनी की बर्बादी की एक नई दास्तान लिखी थी। अगले दिन सुबह होने वाली बोर्ड मीटिंग में उसकी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ बनने वाला था, जहां उसे उन कंपटीशन का भी सामना करना था जो गिद्धों की तरह उसके दिवालिया होने का इंतजार कर रहे थे, ताकि कौड़ियों के भाव अपने पिता की मेहनत से खड़े किए गए इस पारिवारिक कारोबार को खरीद सके। राज अच्छी तरह से जानता था कि अगर उसने उस मीटिंग में कोई अजूबा नहीं दिखाया तो उसके पिता की उम्र भर की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। वो फाइल के पन्ने पलट रहा था, लेकिन शब्द उसकी आंखों के सामने नाच रहे थे। उसका दिमाग किसी एक बात पर टिक नहीं पा रहा था। इसी उद्रवड़न में गाड़ी एक सिग्नल पर रुकी और बाहर की दुनिया की झलक शीशे के बेहद करीब आ गया था। यह उसका रोज का रूटीन था कि जब भी उसकी गाड़ी ऑफिस के बाहर उस खास चौराहे पर रुकती तो एक लड़का जिसके कपड़े मैले कुचले, हाथों में एक पुराना गंदा कपड़ा और पानी की बोतल लिए गाड़ी को साफ लपकता आज भी वही हुआ। वो लड़का जिसकी उम्र मुश्किल से 25-26 साल की रही होगी, लेकिन चेहरे पर वक्त से पहले आई संजीदगी और आंखों की अजीब सी वीरानी के लिए वो तेजी से गाड़ी के पास आया और बिना पूछे गाड़ी सामने की स्क्रीन और शीशों को साफ करने लगा। राज ने झंझलाहट से अपना सिर उठाकर उसे देखा। उस लड़के का नाम विनय था, लेकिन राज के लिए वह सिर्फ उस हजारों गुमनाम चेहरों में से एक था जो शहर के फुटपाथों पर जिंदगी को घसीटते हैं। राज को हमेशा इस बात से चिढ़ होती थी कि यह लोग बिना इजाजत गाड़ियों को क्यों छूते हैं, लेकिन फिर अपनी आदत के मुताबिक उसने डैशबोर्ड से कुछ सिक्के निकाले और वह सिक्के जरा सा शीशा नीचे करके बाहर की तरफ उछाल दिया। उसका यह बर्ताव साफ तौर पर घमंड से भरा हुआ था, जैसे कि वह किसी इंसान को नहीं बल्कि किसी जानवर को दाना डाल रहा हो। विनय ने सिक्के पकड़ने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि वह खामोशी से गाड़ी पर शीशा साफ करता रहा। उसके हाथ मशीन की तरफ चल रहे थे, लेकिन उसकी नजरें बार बार राज की गोद पर रखी उस काली फाइल पर टिकी जा रही थी, मानो उस पन्नों पर लिखी कहानी वो पहले से जानता हो। राज को पहले से ही हद से ज्यादा मानसिक दबाव और तनाव का शिकार था। जैसे ही उसने उस लड़के की यह हरकत देखी, वो उसका गुस्सा और भड़क गया। उसने मन ही मन सोचा कि यह लड़का जानबूझकर देर कर रहा है ताकि उससे वह और ज्यादा पैसे ऐंठ सके। राज ने झुंझुलाहट से हाथ हिलाकर इशारा किया कि वो यहाँ से चला जाए, लेकिन लड़का अपनी जगह पर डटा रहा।
अचानक विनय ने शीशा साफ करना रोक दिया और बिल्कुल गाड़ी के शीशे के पास आ गया। राज ने बेहद नागवारी और गुस्से के साथ शीशा थोड़ा और नीचे किया ताकि उसे डांट फटकार कर वहां से भगा सके। लेकिन इससे पहले ही राज के मुंह से कोई शब्द निकलता, विनय की आवाज उसके कानों पर पड़ी। सर, फाइल के तीसरे पन्ने पर जो टेबल बनी हुई है उसकी लिखी हुई वो जो आखिरी लाइन है उसके सारे स्टैटिक्स बिल्कुल गलत हैं। विनय ने आवाज में एक अजीब सा ठहराव, आत्मविश्वास और गंभीरता थी। राज को जो उसे झिड़झिड़ाने के लिए पूरी तरह तैयार बैठा था, एक पल के लिए बिल्कुल शून्य हो गया। उसे अपनी ही समझ पर भरोसा नहीं हुआ। एक सड़क छाप लड़का जो गाड़ियों के शीशे साफ करके अपनी रोजी रोटी कमाता है, वह देश की सबसे बड़ी कंपनी के मालिक को उसकी प्रीमियम स्टैटिक्स फाइल की गलती बता रहा था। राज का गुस्सा जो पहले से ही उबल रहा था अब फट गया। यह क्या बकवास कर रहे हो? राज ने दहाड़ते हुए कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी फाइल में झांकने की? 2 टके के जाहिल इंसान, तुम जानते भी हो कि यह क्या है? यह कोई बच्चों की ड्राइंग बुक नहीं है, यह करोड़ों के हिसाब किताब की फाइल है। तुम अपना काम करो, मुझे सिखाने की कोशिश मत करना, समझे? मुझे कुछ सिखाने की कोशिश मत करना। राज का लहजा इतना तीखा, अपमानजनक और जहर से भरा हुआ था कि अगर उसकी जगह कोई और होता तो शायद शर्म से जमीन में गिर जाता या डर कर वहां से भाग खड़ा होता। लेकिन विनय ने चेहरे पर डर की कोई परछाई तक नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सा दुख और गहरा अफसोस उतर आया। उसने एक गहरी सांस ली और बेहद तमीज और संयम के साथ बोला, सर, मैं जानता हूं कि मैं अपनी औकात से बाहर बोल रहा हूं, लेकिन मेरा यकीन करिए, पेज नंबर 3 पर जो प्रॉफिट का अनुमान लगाया गया है वो एक्सेल शीट में बिल्कुल गलत दर्ज है। अगर आप इसी हालत में यह फाइल बोर्ड मीटिंग में लेकर गए तो वहां मौजूद एक्सपर्ट इसे तुरंत पकड़ लेंगे और आपको वहां बहुत ज्यादा शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। मैंने बस इसीलिए बता दिया ताकि आपको नुकसान ना हो। इतना कहकर विनय ने वह सिक्के जो कुछ देर पहले राज ने झुलाहट से जमीन पर फेंक दिए थे, सड़क से उठाए और उन्हें राज की गाड़ी के डैशबोर्ड पर बड़े ही सलीके से रख दिया। फिर बिना कुछ कहे खामोशी से पीछे हट गया। इसी बीच सिग्नल खुल चुका था और पीछे खड़ी गाड़ियों की हॉर्न तेजी से बजने लगे। राज ने गुस्से और बेचैनी में गाड़ी को गियर पे डाला और तेजी से आगे बढ़ा दी। उसका दिल असामान्य रूप से तेज तेज धड़क रहा था और माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। वह लगातार यही सोचता रहा कि यह कैसा अजीब लड़का है जिसने भीख लेने से इनकार कर दिया और उल्टा उसे ही एक अहम सवाल देकर चला गया। राज का दिमाग बार बार उस लड़के की बातों की तरफ लौट रहा था। उसने खुद को समझाने की भरसक कोशिश की कि एक अनपढ़ सा दिखने वाला लड़का इतना जटिल बैलेंस शीट को कैसे समझ सकता है। क्या यह सिर्फ एक तुक्का था या फिर वह मुझे बेवकूफ बनाकर पैसे बटोरना चाहता था? लेकिन फिर विनय की आंखों में झलकता हुआ वह भरोसा, उसकी आवाज का आत्मविश्वास और उसका प्रोफेशनल अंदाज राज को भीतर तक बेचैन करने लगा। आखिरकार वो ऑफिस जाने की बजाय गाड़ी को सड़क के किनारे पार्क करने पर मजबूर हो गया। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। जब उसने दोबारा फाइल उठाई और पेज नंबर 3 खोला, पहली नजर में तो सब कुछ बिल्कुल ठीक ही लग रहा था, क्योंकि उसमें दी गई सारी डिटेल्स उससे फाइनेंस मैनेजर द्वारा तैयार की गई थी और जिन्हें उसने खुद भी कई बार ध्यान से चेक किया था। वह खुद पर हंसते हुए बुदबुदाया, मैं भी कितना पागल हूँ जो एक सड़क छाप लड़के की बात को इतनी गंभीरता से ले रहा हूँ। लेकिन तभी उसकी नज़र सबसे नीचे वाले कॉलम पर टिक गई, जहाँ एक्यूमुलेट प्रॉफिट का बैलेंस निकाला गया था। राज ने कैलकुलेटर निकाला और दोबारा हिसाब लगाना शुरू किया। जैसे जैसे वह अंकों को जोड़ता घटाता गया, उसके चेहरे का रंग उड़ता चला गया। माथे पर ठंडे पसीने के बूंदे साफ दिखाई देने लगे। विनय ठीक कह रहा था, यहाँ सच में एक बेहद बारीक लेकिन पूरी कंपनी को तबाह कर देने वाली गलती थी। फार्मूले में एक छोटा सा
छोटा सा प्रोपोर्शन गलत जगह पर लगा हुआ था। बैलेंस शीट में डिस्क्रिप्शन को गलत कॉलम में जोड़ दिया गया था, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट का ग्राफ ऊपर जाता हुआ दिख रहा था वो हकीकत में कंपनी को भारी घाटों से में ले जा रहा था। गलती इतनी महीन थी कि आम आदमी तो क्या कोई माहिर अकाउंटेंट भी पहली नज़र में धोखा खा जाता। लेकिन वो लड़का जो चलती गाड़ी के बाहर खड़ा होकर शीशे के पास कुछ उल्टी पड़ी फाइल को देख रहा था, उसने कुछ ही सेकंड्स में गलती कैसे पकड़ ली। राज के पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई। अगर वह यही प्रोजेक्ट अगले दिन बोर्ड के सामने रख देता तो उसके सारे कॉम्पिटिटर्स उसे कच्चा चबा जाते और उसकी सालों की बनाई साख हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाती। उस लड़के ने अनजाने में आज राज की पूरी जिंदगी बचा ली थी। राज जो अपनी बदतमीजी, घमंड और जल्दबाजी पर गहरी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने मन ही मन सोचा कि उसने एक हीरे को पत्थर समझकर ठुकरा दिया, जिसने उसे डूबने से बचा लिया। और अब उसे साफ एहसास हो गया था कि वह लड़का कोई साधारण भिखारी नहीं हो सकता। इतनी गहरी समझ और इतना तेज दिमाग किसी आम इंसान का नहीं हो सकता। राज ने बिना एक पल गमाए अपनी गाड़ी को यू टर्न में लिया और उसे सिग्नल की तरफ तेजी से लौट पड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे हर पल में उस लड़के को ढूंढता था, हर हाल में उस लड़के को ढूंढना था, सिर्फ धन्यवाद कहने के लिए नहीं, बल्कि यह जानने के लिए कि आखिर वह है कौन। जब वो सिग्नल पर पहुंचा बहुत तो वहां गाड़ियों की भारी भीड़ लगी थी, मगर वह लड़का कहीं नजर नहीं आया। राज ने गाड़ी सड़क के किनारे पर छोड़ दी और पागलों की तरफ बाहर निकल गया। उसने बहुत महंगे जूते पहन रखे थे, जो एसी वाली गाड़ी में तो आरामदायक लग रहे थे, लेकिन बाहर की झुलझुलाती धूप में उसके पैरों को बुरी तरह से जला रहे थे। फिर भी उसने किसी चीज की परवाह नहीं की। वह फुटपाथ पर दौड़ दौड़ कर लोगों से पूछ रहा था कि क्या किसी ने यहाँ गाड़ी साफ करने वाले उस लड़के को देखा है। लोग हैरानी से उसे देख रहे थे कि सूट बूट में सजा इतना अमीर आदमी इस तरह फुटपाथ पे क्यों भटक रहा है। काफी तलाश के बाद एक ठेले वाले के सामने की ओर इशारा किया और कहा कि वह लड़का शायद सामने वाले पार्क में ही बेंच पर बैठा हो। राज लगभग भागता हुआ पार्क में दाखिल हुआ। वहां एक पुराने पेड़ के नीचे बेंच पर बिना सिर झुकाए बैठा था। उसके हाथ में वही पुराना कपड़ा था और वह शायद कुछ खा रहा था या फिर कुछ पढ़ने में डूबा हुआ था। राज हाँफता हुआ उसके पास पहुंचा। उसकी सांस पूरी तरह से फूली हुई थी और गले में अटक सी गई थी। विनय राज से बड़ी मुश्किल से उसका नाम पुकारा। लड़का चौंक कर उठा और राज को सामने देखकर घबरा गया। वह तुरंत खड़ा हो गया और डरते डरते बोला, साहब मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? मैं तो बस शायद उससे लगा कि राज उसे और डांटने या पुलिस के हवाले करने आया है। नहीं नहीं विनय, राज ने दोनों हाथ उठाकर उसे तसल्ली दी। मैं तुम्हें माफी मांगने आया हूँ। तुमने जो कहा वह बिल्कुल सच था। वहाँ सच में गलती थी। तुमने आज मुझे पूरी तरह बर्बाद होने से बचा लिया। राज की आवाज में सच्ची शर्म और ईमानदारी माफी थी। वह साफ झलक रही थी। विनय हैरानी से उसे देखने लगा। वैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह यही आदमी है जो थोड़ी देर पहले उसे घमंड की भरी नजरों से डांट रहा था। राज ने आगे बढ़कर उसके दोनों कंधे थाम लिए और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, सच सच बताओ विनय, तुम असल में हो कौन? यह कपड़े और यह हालात तुम्हारी हकीकत नहीं हो सकती। कोई साधारण लड़का इतनी बारीक गलती एक नज़र में नहीं पकड़ सकता, और वह भी उल्टी फाइल देखकर। तुमने यह सब कहाँ से सीखा? विनय की नजरें झुक गई। उसकी नजरों पर दर्द की एक गहरी लहर दौड़ गई, जैसे ही किसी ने पुराना जख्म कुरेद दिया हो। वो कुछ पल चुप रहा, फिर हल्की सी कड़वी मुस्कान के साथ सिर उठाकर राज की आंखों में देखता हुआ बोला, साहब मैं कोई जीनियस नहीं हूँ और ना ही कोई खास ट्रिक जानता हूँ। बस वही सब जानता हूँ जिसके साथ मैं जी रहा हूँ। राज की हैरानी और बढ़ गई। क्या मतलब? मैं समझा नहीं, उसने कहा। विनय ने गहरी सांस ली और अपनी जेब में से एक पुराना मुतड़ा आईडी कार्ड निकालकर राज की तरफ बढ़ा। राज ने कार्ड पर नजर डाली तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई।
वह कार्ड मल्होत्रा ग्रुप यानी उसकी अपनी ही कंपनी के एम्प्लॉय कार्ड थी। उस पर विनय की तस्वीर लगी थी और पोस्ट के सामने लिखा था जूनियर डाटा एनालिस्ट। राज ने फटी फटी आंखों से विनय को देखा। तुम मेरी कंपनी में काम करते हो, लेकिन कैसे? मुझे इसके बारे में कुछ भी क्यों नहीं पता। विनय ने अपनी कमीज की आस्तीन से माथे का पसीना पोंछा और धीमी लेकिन गहरी आवाज में बोला, साहब आज 7वीं मंजिल पर बैठते हो और हम लोग बेसमेंट के क्लू विलप हैं। में आपके और हमारे बीच सिर्फ फ्लोर का ही नहीं बल्कि हैसियत का भी फर्क है। इसीलिए आप हमें अब तक नहीं देख पाते जब तक हम सड़क पर आपकी गाड़ी साफ करने नहीं आ जाते। उसकी आवाज में शिकायत कम और बरसों की दबाई हुई चोट ज्यादा थी। राज को याद आया कि सच में उसने कभी अपने निचले स्टाफ पर ध्यान नहीं दिया। वह हमेशा एग्जीक्यूटिव और मैनेजर्स के बीच ही उलझा रहता था। लेकिन तुम यहाँ सड़क पर क्यों हो? राज ने बेचैनी से पूछा। तुम्हें नौकरी से किसने निकाला? विनय ने अपने भीतर दबी हुई पुरानी यादों को गुस्से और दर्द से बाहर निकालते हुए कहना शुरू किया। सर, आज से ठीक 8 महीने पहले जब मैं आपकी ही कंपनी में फाइनेंस डिपार्टमेंट का उभरता हुआ सितारा था, मैंने यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल हासिल किया है। बड़े बड़े सपने लेकर आपकी कंपनी ज्वाइन की थी। मैं दिन रात काम करता था बस इसीलिए कि कंपनी का सिस्टम और बेहतर बन सके। जिस एल्गोरिथम पर आज आपका पूरा सिस्टम चल रहा है उसे डिजाइन करने वाला मैं ही था। लेकिन मेरी सबसे बड़ी बदकिस्मती यह थी कि मैं ईमानदार था। आपके फाइनेंस मैनेजर लिस्ट अनिल, यह सब नाम सुनते ही राज चौंक गया क्योंकि अनिल उसका सबसे भरोसेमंद आदमी था। विनय ने कड़वाहट के साथ आगे बढ़ा। सर, हाँ सर, वही मिस्टर अनिल। वो कंपनी के फंड में गबन कर रहे थे। जब मैंने डाटा एनालिस्ट के दौरान सारी गड़बड़ियां पकड़ ली और ठोस सबूत इकट्ठा किए तो वो अपनी नासमझी में वह सबूत लेकर सीधा उनके पास चला गया। मुझे लगा कि शायद वह यह सब अनजाने में कोई हुई गलती होगी, लेकिन उन्होंने चालाकी से सारे सबूत अपने पास रख लिए और अगले ही दिन मुझ पर डाटा चोरी और फ्रॉड का इल्जाम लगा दिया। वो सीनियर थे और मैं जूनियर, इसीलिए उनकी बात मानी गई और मेरी एक भी नहीं सुनी गई। मुझे सबके सामने बेइज्जत किया गया और सिक्योरिटी गार्ड के जरिए ऑफिस से बाहर निकलवा दिया। यही बात खत्म नहीं हुई सर, उन्होंने मेरी रेपुटेशन इतनी बुरी तरह से खराब कर दी थी पूरे शहर में कि किसी भी कंपनी ने मुझे नौकरी देने से मना कर दिया। मेरे पिता पहले ही गुजर चुके थे। घर में बीमार माँ थी। उनके इलाज और खर्च का पैसा चलाने के लिए मैंने अपना लैपटॉप, अपनी किताबें, यहाँ तक कि घर का बाकी सामान भी बेच दिया। जब कुछ भी नहीं बचा, कोई रास्ता नजर नहीं आया तो मजबूरी में मैंने यह कपड़ा उठा लिया। आज मैं दिन में उन्हीं लग्जरी गाड़ियों को साफ करता हूँ जिनमें बैठकर कभी मैं खुद ऑफिस जाया करता था। रात को फुटपाथ पर पीली रोशनी के पुराने मैगजीन्स पढ़ता हूँ बस इसीलिए कि मेरे एग्जाम पर कभी जंग न लग जाए। यह सब कहते कहते विनय की आवाज भर गई और उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। राज सुन्न होकर उसे सुनता रहा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके चेहरे पर जोरदार तमाचा मार दिया। उसकी अपनी कंपनी में उसकी ही नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला चल रहा था। किसी काबिल इंसान के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ और उसे भनक तक नहीं लगी। जो लड़का उसकी कंपनी का सबसे मजबूत स्तंभ बन सकता था, वह आज उसी के करप्ट सिस्टम की वजह से सड़कों पर भटक रहा था। राज को अपने कीमती सूट और बड़ी गाड़ी से नफरत होने लगी। उसे एहसास हुआ कि असल में अंधा तो वह खुद था, जिसे इस चमक धमक में सच्चाई दिखाई ही नहीं दी थी। वह पूरी तरह विनय की होशियारी का कायल हो चुका था और समझ गया था कि यही वो लड़का है जो उसकी डूबती हुई कश्ती को किनारे तक पहुंचा सकता था। राज की आंखों में एक नई चमक उभरी। वह आगे बढ़ा और विनय का हाथ थामा। विनय हैरानी से उसे देखने लगा। राज ने गंभीर आवाज से कहा, मुझे माफ कर दो विनय, मैं एक नाकाम लीडर साबित हुआ।
मैं एक नाकाम लीडर साबित हुआ जो अपने ही कर्मचारियों को सुरक्षित नहीं रख सकता। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आज से तुम फुटपाथ पर नहीं बैठोगे। कल की मीटिंग में सिर्फ मैं ही नहीं जाऊंगा, बल्कि तुम मेरे साथ चलोगे। यह सुनते ही विनय घबरा गया। सर लेकिन मैं वहां क्या करूंगा? वो लोग मुझे अंदर ही नहीं आने देंगे। राज ने सख्त लफ्जों में कहा, वह मेरी कंपनी है और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हें रोकने की हिम्मत कौन करता है। तुम पूरा प्रेजेंटेशन तैयार करोगे और मुझे बताओगे कि सिस्टम को कैसे ठीक करना है। क्या तुम मेरी मदद करोगे अपनी ही कंपनी को बचाने के लिए? विनय की आंखों में एक ऐसी उम्मीद की चमक लौट आई जो शायद महीनों से बुझ चुकी थी। उसने राज का हाथ और मजबूती से पकड़ लिया और सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है सर, लेकिन मेरे पास पहनने के लिए अच्छे और ठीक ठाक कपड़े नहीं हैं। राज हल्के से मुस्कुराया, यह मेरी जिम्मेदारी है, चलो उठो। हमारे पास वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा। इतना कहकर राज विनय को अपनी गाड़ी की तरफ ले चला, जहां से उन दोनों की जिंदगी का और मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के इतिहास का एक और नया पन्ना शुरू होने वाला था। सूरज ढल रहा था, लेकिन राज को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी जिंदगी में अब सचमुच सवेरा होने वाला था। राज की गाड़ी शहर की सड़कों पर हवा से बातें करती हुई आगे बढ़ रही थी, मगर गाड़ी के अंदर एक अजीब सा गहरा सुकून छाया हुआ था। ऐसा सुकून जो शब्दों से ज्यादा भारी और महसूस होने वाला था। बिना जो कुछ देर पहले तक फुटपाथ की धूल फाक रहा था, अब एक ऐसी पक्की और सम्मानजनक सीट पर बैठा था जिसका सपना उसके जैसे लोग देखना भी गुनाह समझते थे। फिर भी उसकी आंखों में अब तक असुरक्षा का साया साफ दिखाई दे रहा था। वो बार बार अपने गंदे और पुराने कपड़ों को देख रहा था, जैसे कि उसे डर हो कि कहीं उसकी वजह से गाड़ी की महंगी सीटें खराब ना हो जाए। राज ने आंखों के किनारों से उसकी इस बेचैनी और घबराहट को महसूस कर लिया और उसके दिल में एक गहरी टीस उठी। उसने सोचा, हालात भी कभी कभी कितना बड़ा सितम करते हैं कि एक बेहद कीमती हीरे को भी पत्थर बनने पर मजबूर कर देते हैं। जब गाड़ी एक आलीशान बंगले के गेट के अंदर दाखिल हुई तो विनय की आंखें हैरत से फैल गई। यह राज का घर था, जो किसी महल से कम नहीं लग रहा था। राज ने गाड़ी रोकी और इशारे से विनय को उतरने को कहा। विनय चिकचिकाते हुए बाहर निकला। राज ने घर के नौकरों को आवाज दी और साफ हिदायत दी कि विनय को गेस्ट रूम में ले जाओ और उसके लिए एक बेहतरीन सूट में से एक निकाल कर दो, और हाँ, उसके खाने पीने का पूरा इंतजाम भी होना चाहिए। विनय कुछ कहना चाहता था, लेकिन राज ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया और गंभीर लेकिन अपनेपन से भरे लहजे से बोला, अभी कोई बात नहीं विनय, पहले तुम फ्रेश हो जाओ, खाना खाओ, फिर हम अपनी जंग की तैयारी करेंगे। करीब 2 घंटे बाद जब विनय कमरे से बाहर निकला तो राज उसे पहचान ही नहीं पाया। नहा धोकर और बेहतरीन कपड़े पहनने के बाद विनय की पूरी पर्सनालिटी ही बदल चुकी थी। उसके चेहरे से धूल मिट्टी पूरी तरह से साफ गायब हो गई थी और अब वो गरीबों के नाकाम के पीछे छुपा हुआ नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस से भरा एक समझदार और सुलझा हुआ नौजवान लग रहा था। उसकी आंखों में वह बुद्धिमानी भी चमक रही थी जो राज ने पहली बार गाड़ी के शीशे के पार देखी थी। अब उसके आत्मविश्वास की एक हल्की लेकिन मजबूत चमक भी जुड़ गई थी। राज मुस्कुराया और उसे स्टडी रूम में ले गया, जो किताबों, कैमरों और महंगे महंगे कंप्यूटर सिस्टम से भरा हुआ था। राज ने एक कुर्सी की ओर इशारा किया और खुद दूसरी तरफ बैठते हुए बोला, विनय, यह रात हमारी जिंदगी की सबसे लंबी रात होने वाली है। कल सुबह ठीक 10 बजे बोर्ड मीटिंग है और हमें न सिर्फ उस गलती को सुधारना है, बल्कि एक ऐसा प्लान भी पेश करना है जो सबको हैरान कर दे। विनय ने सिर हिलाया और बिना समय गवाए लैपटॉप को अपनी तरफ खींच लिया। जैसे
जैसे कि उसकी उसकी धोकर और बेहतरीन कपड़े पहनने के बाद विनय की पूरी पर्सनालिटी ही बदल चुकी थी। उसके चेहरे पर धूल मिट्टी पूरी तरह से साफ गायब हो गई थी और अब वह गरीबों के नाकाम के पीछे छुपा हुआ नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस से भरा एक समझदार और सुलझा हुआ नौजवान लग रहा था। उसकी आंखों में बड़ी बुद्धिमानी की चमक थी जो राज ने पहली बार गाड़ी के शीशे के पार देखी थी। बस अब उसे आत्मविश्वास की एक हल्की लेकिन मजबूत चमक भी जुड़ गई थी। राज मुस्कुराया और उसे स्टडी रूम में ले गया जो किताबें, कैमरों और महंगे महंगे कंप्यूटर सिस्टम से भरा हुआ था। राज ने एक कुर्सी की ओर इशारा किया और खुद दूसरी तरफ बैठते हुए बोला, विनय, यह रात हमारी जिंदगी की सबसे लंबी रात होने वाली है। कल सुबह ठीक 10 बजे बोर्ड मीटिंग है और हमें न सिर्फ यह गलती को सुधारना है बल्कि एक ऐसा प्लान पेश करना है जो सबको हैरान कर दे। विनय ने सिर हिलाया और बिना समय गवाए लैपटॉप को अपनी तरफ खींच लिया। जैसे ही उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर पड़ी, उसका पूरा शारीरिक अंदाज ही बदल गया। अब वह कोई सहमा हुआ लड़का नहीं था बल्कि एक ऐसा माहिर खिलाड़ी था, लग रहा था जो अपनी असली मैदान में उतर चुका हो। काम शुरू होते ही वक्त का एहसास ही खत्म हो गया। विनय ने सबसे पहले फाइल खोली और राज को दिखाते हुए बोला, सर यहाँ देखिए, यह सिर्फ टाइपिंग की गलती नहीं है। उसकी आवाज़ गंभीर और भरोसे से भरी हुई थी। राज झुककर स्क्रीन देखने लगा और विनय एक एक करके डाटा की परतें खोलने लगा। यह फॉर्मूला जानबूझकर छेड़ा गया है सर। अगर आप पिछले महीने की बैकअप फाइल देखें तो वहां पर सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन कल रात ठीक 3 बजे सिस्टम में लॉगिन होकर इस खास सेल को पूरी तरह से बदल दिया गया है। राज की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसके मुंह से निकला, इसका मतलब यह सब एक साजिश भी थी ताकि मैं मीटिंग में सबके सामने बेइज्जत हो जाऊं। राज ने सिर हिलाते हुए कहा, जी सर। और यह लॉगिन आईडी हेड मिनिस्टर अनिल की आईडी से हुआ है। वह सुनते ही राज ने अपनी मुट्ठी कस ली। जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था उसी ने उसके पीठ पर खंजर घोंपा था। राज गुस्से से खड़ा हो गया, लेकिन विनय ने बेहद शांति से कहा, सर गुस्सा करने का यह वक्त नहीं है। सबसे बेहतरीन बदला यही होगा कि हमें उनके बार को उनके ही हार बना दें। हम उनके बार को ही उनकी ही हार बना दें। मेरे पास एक आइडिया है। हम सिर्फ पुराने डाटा को ठीक नहीं करेंगे बल्कि उन छुपे हुए फंडर्स को भी सामने लाएंगे जिसे अनिल ने गमन करके ऑफशोर काउंटर्स में छुपा रखा था और जो अभी कंपनी के बैलेंस शीट में हेर फेर के रूप में दिखा रहे हैं। मैंने उन्हें खुफिया खातों का पता तब ही लगा लिया था जब मैं वहां पर काम करता था। बस उस वक्त मेरे पास अथॉरिटी नहीं थी और अब आपके पास पासवर्ड से वो अथॉरिटी मुझे मिल जाएगी। पूरी रात वो दोनों बिना रुके काम करते रहे। कॉफी के ना जाने कितने कप खाली हो चुके थे और कमरे में बस कीबोर्ड की टिक टिक और कागज पलटने की लगातार आती आवाजें माहौल को और गंभीर बना रही थी। राज बार बार विनय को देख रहा था और हैरान था कि उसका दिमाग किस कदर तेज और साफ चलता है। वह न सिर्फ इन सब मामलों का माहिर था बल्कि उसकी स्ट्रैटेजी सोच भी कमाल की थी। उसी के कंपनी को इस भारी मुसीबत से निकालने के लिए एक बिल्कुल नया बिजनेस मॉडल तैयार किया जिसने उसे प्रोजेक्ट होप नाम दिया। जब सुबह की पहली रोशनी धीरे धीरे धरती पर फैलने लगी और खिड़की से धूप अंदर आने लगी, तब जाकर उनका काम पूरा हुआ। बिना कुर्सी की पीठ से टेक लगाकर बैठ गया। उसकी आंखें थकान से लाल हो चुकी थी, लेकिन चेहरे पर जीत की हल्की सी मुस्कान और गहरा सुकून साफ झलक रहा था। राज ने भरी हुई आंखों से उसकी तरफ देखा और भावुक होकर बोला, विनय, अगर तुम नहीं होते तो आज मल्होत्रा इंडस्ट्रीज
का सूरज सच में डूब जाता। विनय ने हल्की सी मुस्कान के साथ शांत आवाज में जवाब दिया सर, सूरज बादलों के पीछे छुप सकता है लेकिन खत्म कभी नहीं होता। आपने मुझ पर भरोसा किया, ये मेरे लिए वही सबसे ज़रूरी है। अगली सुबह मल्होत्रा ग्रुप के हेड ऑफिस में माहौल इतना टाइट था कि जैसे हवा भी रुक रुक कर चल रही हो। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। कंपनी के डायरेक्टर, पार्टनर्स, सीनियर स्टाफ, चीफ एग्जीक्यूटिव सब लोग वहां मौजूद थे और लगभग हर चेहरे पर बेजारी, चिंता और गुस्से के साफ निशान दिख रहे थे। सभी को पूरा भरोसा था कि आज कंपनी के दिवालिया होने की आधिकारिक घोषणा होने वाली है। कॉन्फ्रेंस टेबल के एक सिरे पर मिस्टर अनिल बैठा था, जिसके चेहरे पर एक चालाक और मक्कार मुस्कान खेल रही थी। वह बार बार अपनी घड़ी देख रहा था और पास बैठे अपने साथी साजिशकर्ता मैनेजर को आंखों ही आंखों से इशारे से तसल्ली दे रहा था कि आज राज मल्होत्रा का खेल पूरी तरह खत्म होने वाला है। ठीक सुबह 10 बजे राज दरवाजा खुला और राज मल्होत्रा अंदर दाखिल हुआ। उसकी चाल में वह हार बिल्कुल नहीं दिख रही थी जिसकी सब उम्मीद लगाए बैठे थे, बल्कि उसके कदमों में एक राजा के जैसा कॉन्फिडेंस था। लेकिन अगली ध्यान उसके पीछे चल रहे नौजवान पर टिक गई। विनय, जिनके गहरे नीले रंग का सूट पहन रखा था और हाथ में लैपटॉप थामे हुए राज के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। कमरे में हल्की हल्की खुसफुसाहट शुरू हो गई। कोई फुसफुसा कर पूछ रहा था कि यह कौन है, तो कोई कह रहा था कि कोई नया एम्प्लॉय है। विनय को देखते ही अनिल के माथे पर लकीरें उभर आई। चेहरा थोड़ा सख्त पड़ गया क्योंकि वह इसे जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन सूट और सलीखे वाले नए रूप में वह तुरंत पहचान नहीं सका कि यह वह वही लड़का है जिसे उसने अभी धक्के देकर बाहर निकलवा दिया था। राज अपनी कुर्सी के पास आकर खड़ा हुआ। उसने एक नज़र सब पर डाली और सधे हुए लहजे से बोला, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं जानता हूँ कि आप सब यहाँ मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को डूबने का तमाशा देखने आए हैं, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज आपको मायूसी होगी, क्योंकि आज हम अंत की नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की बात करने वाले हैं। इतना कहकर उसने इशारे से विनय को आगे बुलाया। विनय आगे बढ़ा। उसने लैपटॉप को प्रोजेक्ट से कनेक्ट किया और बड़ी स्क्रीन पल भर में चमक उठी। जैसे ही अनिल ने विनय को पास से साफ साफ देखा, उसका रंग उड़ गया। गले में जैसे कांटे से चुभने लगे। यह तो वही विनय है, लेकिन यह यहाँ कैसे? उसके दिल में खतरे की घंटियां जोर जोर से बजने लगी। विनय ने बोलना शुरू किया और हैरानी की बात यह थी कि उसकी आवाज में जरा सी भी घबराहट नहीं थी। रिस्पेक्टेड बोर्ड मेंबर, आपके सामने जो रिपोर्ट पहले पेश की गई थी वह आधी सच्चाई पर आधारित थी। आज मैं आपको वह पूरी तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ जो झूठ के पर्दों के पीछे छुपा दी गई है। उसने अगली स्लाइड बदली, जिसमें वह गलती साफ दिखाई दे रही थी जो राज की फाइल में जानबूझकर छोड़ी गई थी। यह देखिए, यह कोई मामूली चूक नहीं थी, बल्कि कंपनी के शेयर्स को गिराने की एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। इसके बाद विनय ने अगली स्टैटिक्स दिखाई जो कंपनी के प्रॉफिट और असली हालात को साफ साफ सामने रख रहे थे। कमरे में मौजूद लोग जो कुछ देर पहले तक गुस्से और निराशा से भरे हुए थे, अब पूरी तरह दिलचस्पी के साथ स्क्रीन की तरफ देखने लगे। विनय ने अपनी बात और मजबूती से रखते हुए कहा, और यह जो स्टैटिक्स आप इस वक्त देख रहे हैं, ये किसी मार्केट के उतार चढ़ाव का नतीजा नहीं है, बल्कि यह एक अंदरूनी करप्शन की साफ गवाही थी।
तभी अनिल बौखलाकर अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और लगभग चिल्लाते हुए बोला, यह सब झूठ है। यह लड़का एक फ्रॉड है। इसे कंपनी से निकाला गया था क्योंकि इसी तरह से डाटा चोरी करता था। आप लोग इसकी बात कैसे सुन सकते हैं? राज मल्होत्रा, क्या आप पागल हो गए हैं? जो एक फ्रॉड एम्प्लॉयड की बोर्ड को इतनी बड़ी मीटिंग में ले आए हैं। कमरे में अचानक शोर मच गया। कुछ लोग अनिल के सपोर्ट में बोलने लगे, कोई ऊंची आवाज में सवाल कर रहा था तो कोई माहौल को भटकाने की कोशिश कर रहा था। राज खामोश खड़ा यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर ना गुस्सा था ना घबराहट था, बस एक गहरी गंभीरता थी। लेकिन विनय ने एक ठंडी और आत्मविश्वास से भरी मुस्कुराहट के साथ अनिल की तरफ देखा और बेहद शांत आवाज में बोला, मिस्टर अनिल, शोर मचाने से सच छुप नहीं जाता। अगर मैं फ्रॉड हूं तो क्या आप यह साफ करेंगे कि परसों की रात ठीक 3:45 पर आपने आपके पर्सनल लैपटॉप से मेन सर्वर में लॉगिन करके फाइल नंबर 502 में बदलाव क्यों किया गया? यह कहते हुए विनय की आवाज में ना कोई डर था ना जल्दबाजी। जरा यह भी बताइए। उसने बात आगे बढ़ाई कि यह लॉगिन आपके ही यूजर आईडी से क्यों हुआ? जैसे कि विनय ने एक क्लिप दबाया, स्क्रीन पर सर्वर के सारे लॉग्स खुल गए। वहां साफ साफ अनिल का यूजर नेम, तारीख, समय और आईपी एड्रेस हुआ था और वह आईपी एड्रेस उसके घर का था। पूरे कमरे में मौत जैसा सन्नाटा पसर गया। अनिल का चेहरा पसीने से भीग गया। उसकी आंखें डगमगाने लगी। वह कुछ बोलना चाहता था, कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द जैसे उसके गले में ही अटक गए। विनय ने बिना रुके अपनी बात जारी रखी, और सिर्फ यही नहीं मिस्टर अनिल, यह रही उन अकाउंट्स की पूरी लिस्ट जिसने पिछले 7 महीने के दौरान कंपनी के फंड्स को बार बार ट्रांसफर किए गए। विनय ने अगली स्लाइड खोली जहां बैंक ट्रांजैक्शन का पूरा चार्ट सामने था। हर ट्रांजैक्शन के आगे अनिल और उसके साथियों का खुफिया कोड के रूप में लिखे हुए थे। जिसे विनय ने एक एक करके डिकोड कर दिया। बोर्ड के मेंबर्स गुस्से और हैरानी से अनिल को घूरने लगे। खेल पूरी तरह पलट चुका था। शिकारी अब खुद शिकार बन चुका था। मेन डायरेक्टर्स ने गुस्से में मेज पर हाथ मारते हुए कहा, सिक्योरिटी, मिस्टर अनिल और उसकी पूरी टीम को तुरंत हिरासत में लिया जाए और पुलिस को बुलाया जाए। 2 सिक्योरिटी गार्ड तुरंत अंदर आए और अनिल को बाजू से पकड़ लिया। जाते जाते अनिल ने नफरत और हार से भरी नजर से विनय को देखा, लेकिन विनय ने नजर झुकाने की जगह पूरे गर्व और सुकून के साथ उसका सामना किया। अनिल को घसीटते हुए बाहर ले जाया गया। राज ने दोबारा माइक संभाला और पूरे हाल में गूंजती आवाज से बोला, एवरीवन, यही है वो सच्चाई जो आप सब से छुपाई जा रही थी, और इस सच्चाई को सामने लाने का काम मेरे इस काबिल साथी विनय ने किया है, जिसे कभी हमारे ही सिस्टम ने नजरअंदाज कर दिया था। उसने एक पल रुक कर विनय की तरफ देखा और आगे कहा, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज अब सिर्फ मुनाफा नहीं कमाएगी बल्कि इंसाफ भी करेगी। मैं आज यह घोषणा करता हूँ कि विनय को न सिर्फ उसकी पोस्ट वापस दी जाए बल्कि उसे कंपनी का नया चीफ स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर भी बनाया जाए। पूरा हाल तालियों से गूंज से भर गया। लोग अपने सीटों से खड़े होकर राज और विनय को बधाइयां देने लगे। विनय की आंखों में आंसू आ गए। यह आंसू दर्द के नहीं बल्कि उस जीत और भरोसे के थे जिसे उसने बड़ी मुश्किल के बाद हासिल किया था। उसने राज की तरफ देखा
जिसकी आंखों में एक बड़े भाई जैसा प्यार और गहरा गर्व साफ झलक रहा था। मीटिंग खत्म होने के बाद जब वो दोनों बाहर निकले तो दोपहर का सूरज अपनी पूरी ताकत के साथ चमक रहा था। राज ने विनय के कंधे पर हाथ रखते हुए मुस्कुराकर पूछा, कैसा महसूस हो रहा है मिस्टर स्ट्रैटेजिक्स ऑफिसर विनय? विनय ने एक लंबी सांस ली, जैसे वर्षों की कैद से आज रिहा हुआ हो, और बोला, सर ऐसा लग रहा है जैसे मैं दोबारा जिंदा हो गया हूँ, लेकिन मुझे आपसे एक वादा चाहिए। विनय ने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। विनय ने गंभीरता से कहा, सर हम यह बात पक्की करेंगे कि कोई भी टैलेंट सिर्फ इस वजह से बर्बाद ना हो कि उसके पास सिफारिश नहीं है या वह गरीब है। राज ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया और बोला, यह मेरा वादा रहा। वक्त तेजी से गुजरता गया। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज एक बार फिर शहर की सबसे कामयाब कंपनियों में नंबर 1 पर आ चुकी थी। विनय की लीडरशिप और कर्मचारियों की मेहनत ने कंपनी को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया था। एक दिन राज अपनी गाड़ी से ऑफिस के बाहर उतरा। वह अब काफ़ी बदल चुका था। उसके चेहरे से अहंकार पूरी तरह गायब हो चुका था और उसकी जगह एक नई नरमी, समझ और ठहराव आ गया था। अचानक उसकी नज़र सड़क के उस पार पड़ी, जहाँ एक छोटा सा बच्चा कंधे पर भारी बस्ता लटकाए फटी हुई चप्पलों में स्कूल जा रहा था। उस बच्चे को देखते ही राज का दिल जैसे ठहर सा गया और उसे अपना अतीत याद आ गया। वह वक्त जब वह ऐसे मासूम बच्चे को देखकर भी नजरें फेर लिया करता था। राज ने ड्राइवर को गाड़ी के पास ही रुकने का इशारा किया। ड्राइवर हैरान रह गया कि साहब अचानक क्यों रुक गया। राज ने अपनी जेब में हाथ डाला, कुछ पैसे निकालने की बजाय एक कार्ड निकाला और खुद सड़क पार करके उस बच्चे के पास चला गया। बच्चे ने उसे अपनी ओर आते देखा तो डर के मारे एकदम पीछे हट गया। राज तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, बेटा डरो मत, क्या तुम पढ़ना चाहते हो? बच्चों ने उसकी आंखों में झांकते हुए मासूमियत से सिर हिला दिया। राज ने वो कार्ड उसके हाथ में थमाते हुए कहा, आपने मम्मी या पापा से कहना कि इस नंबर पर कॉल करें। तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्च मल्होत्रा फाउंडेशन उठाएगा। यह सुनते ही बच्चा खुशी से उछल पड़ा और भागता हुआ चला गया। राज वहीं पर खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। यह विनय था, जो अब बेहद कीमती कपड़े पहने हुए खड़ा था और उसके हाथ में एक फाइल थी। उसने पूरा नज़ारा देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, आप लेट हो रहे हैं सर मीटिंग के लिए। विनय मुड़ा। उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी। उसने कहा, कुछ चीज़ें मीटिंग से ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। विनय, तुमने मुझे सिखाया कि हीरे सिर्फ दुकानों में नहीं मिलते, कभी कभी वो फुटपाथ के मिट्टी में भी छुपे होते हैं। बस उन हीरो की पहचानने वाली नज़र और आगे बढ़कर थाम लेने वाला हाथ चाहिए होता है। इंसान की कदर उसकी पोस्ट या उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके कैरेक्टर और उसकी समझदारी से होती है। दुनिया में ना जाने कितने ही विनय ऐसे हैं जो सिर्फ एक मौके का इंतज़ार कर रहे हैं, और ना जाने कितने राज ऐसे हैं जिन्हें अपनी आंखें खोलने के लिए किसी ठोकर की ज़रूरत पड़ती है। यह कहानी सिर्फ एक कंपनी की कामयाबी की नहीं, बल्कि इंसानियत की और उस असली हीरे की है जिसे आखिरकार उसका असली जहरी मिल ही गया। दोस्तों, यह कहानी केवल शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है।
जो पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें वर्णित पात्र, घटनाएं और स्थान वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं रखते हैं। किसी भी व्यक्ति, समाज या वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, हाइप दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।